नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चलिए, लास्ट टॉपिक हमारे अकाउंट करंट से रिलेटेड और बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे और खत्म करेंगे। टॉपिक है बेसिकली कि बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है विद द यूज ऑफ मेथड ऑफ अकाउंट करंट। वैसे जनरली इसके अंदर अकाउंट करंट का बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ, डेज की कैलकुलेशन एंड उन डेज के बेसिस पे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का हमारे लिए रोल हो जाता है। जनरली अगर बैंक के अंदर हम बात करें तो भैया नॉर्मली सेविंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जब बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बैंक के पास में डेबिट बैलेंस नहीं होता। बट अगर बात करें करंट अकाउंट के केस में तो हमारा डेबिट बैलेंस भी होता है और बेसिकली क्रेडिट बैलेंस भी होता है। करंट अकाउंट में बैंक के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमारे पास में पैसा पड़ा है बैंक के अंदर, मतलब एज ए अकाउंट होल्डर मेरे पास में पैसा पड़ा है। और अगर बात की जाए कि बेसिकली डेबिट बैलेंस का, तो उसका मतलब है कि बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। तो भी अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देगा, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, द इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक जो होता है वो बेसिकली कम होता है कंपेरेटिवली। अगर बात की जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक दे रहा होता है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इंटरेस्ट देते वक्त, और जब बैंक चार्ज कर रहा होता है ओवरड्राफ्ट वगैरह पे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस रहा है तो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें अलग करनी होती है, और अगर क्रेडिट बैलेंस रहा है तो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें अलग करनी होती है। तो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की इंटरेस्ट की रेट अलग होती है, इसलिए हमें डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग करनी है, क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग करनी है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि भैया बैंक में हमारे पास में पैसे पड़े हैं, और डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। तो ऐसे ही किसी पर्सन का अगर करंट अकाउंट है, वैसे इसको अकाउंट करंट ना बोल करके करंट अकाउंट भी बोला जाता है, जब हम बैंक प्रिपेयर कर रहा होता है तो करंट अकाउंट के नाम से प्रिपेयर करता है कि भैया इस पर्सन का करंट अकाउंट है, इससे हमें इतना इंटरेस्ट लेना है और इतना इंटरेस्ट हमें इसको पे करके चलना है। तो उसी के बिहाफ पे क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है, और उसी के बिहाफ पे उसका लेजर वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। लेजर जो होता है वो लेजर जैसा दिखेगा नहीं यहाँ पे, बट हाँ वो लेजर ही होता है। दिखेगा नहीं मतलब फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, किस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाएगा। बैंक ईच एंड एवरी डे के बेसिस पे कैलकुलेशन करता है। डे वाइज बैंक क्या दे करके चलता है, इंटरेस्ट दे करके चलता है। आइए बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, या फिर कोई बैंक के थ्रू करंट अकाउंट होल्डर का डेबिट बैलेंस अगर है और क्रेडिट बैलेंस भी है, कुछ दिन डेबिट बैलेंस है कुछ दिन क्रेडिट बैलेंस है, तो उस सिनेरियो के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे की जाएगी, ध्यान से देख करके चलिएगा। बिल्कुल, आइए ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे उठा रहे हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को सब लोग मेरे साथ में पढ़ करके चलेंगे। चलिए जी, ध्यान से देखना। On 2nd January 2016, Vinod opened a current account with the Allahabad Bank Limited and डिपोजिटेड ए सम ऑफ रुपीज 30,000। भैया विनोद ने एक करंट अकाउंट ओपन किया इलाहाबाद बैंक लिमिटेड के पास में, और उसमें पैसे जमा करवाए। कितने रुपए? 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज जमा करवाए। ओके जी, डन है, कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं है। तो भैया 2 जनवरी को अकाउंट ओपन हो रहा है पहली बार, और पहली बार 30,000 रुपए जमा करवाए जा रहे हैं उस दिन। फिर भैया ही फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट्स, उसने बाद में और भी डिपॉजिट किया। 15 जनवरी को कुछ 12,000 डिपॉजिट किया, 12 मार्च को फिर 8,000 डिपॉजिट किया, 10th ऑफ मई को कुछ 16,000 डिपॉजिट किया। फिर इस विड्रॉल्स पर उसने विड्रॉ भी किया भैया। 15 फरवरी को उसने 26,000 रुपए विड्रॉ किए, 10 अप्रैल को 30,000 रुपए विड्रॉ किए, 15 जून को उसने 14,000 रुपए विड्रॉ किए। तो ये अलग अलग डेज पे विड्रॉ अमाउंट भी दे रखा है। कह रहा है शोज विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ अलाहाबाद बैंक। भैया अलाहाबाद बैंक के लेजर के अंदर विनोद का अकाउंट बना के दिखाइए। करंट अकाउंट है विनोद्स करंट अकाउंट, पूरा नाम लिखेंगे हम विनोद्स करंट अकाउंट अलाहाबाद बैंक की बुक्स में। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बोला था ना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होगा। रीजन, बैंक जो उधार दे रहा होता है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है उस पर बेसिकली जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, हमारा बैंक पे पैसा जमा होता है, उस पर हमें इंटरेस्ट कम देता है बैंक। तो ये 2% है क्रेडिट बैलेंस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो होपफुली आपको ये बातचीत समझ आती है। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 30th जून 2016। जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, ये कब प्रिपेयर किया जाएगा? 30 जून 2016 को ये अकाउंट आपका प्रिपेयर किया जाएगा। ओके जी, डन है जी, समझ आता है। तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वो मांग रहा है कि कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। भैया जो भी नियरेस्ट रुपी है उसके आसपास में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके चलिएगा। चलिए जी, आइएगा, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, सारा काम कैसे होंगे, तो वो आप एक बार देख करके चलेंगे, बाद में आप इसको उतार लेना, कोई इशू नहीं है। पहले एक बार ध्यान से समझ करके चलेंगे कि किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो दिस इज योर अकाउंट करंट, एंड अकाउंट करंट के चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन, हैशटैग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे किस तरीके से बैंक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता है, उस टॉपिक पे आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑन अकाउंट करंट, चैप्टर अकाउंट करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं भैया। 6 इसके बाद आपका होमवर्क हो जाएगा, 5 के बाद 6 आपका होमवर्क हो जाएगा, बाकी सब कुछ हमारे कवर हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस, सिर्फ 5 और 6 ही बचे थे, आपका 6 होमवर्क हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद बैंक भैया हमने अकाउंट बनाना है किसका, विनोद्स करंट अकाउंट, विनोद्स करंट अकाउंट भैया, विनोद का करंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करके चलना है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, फिर भैया अमाउंट में सबसे पहले डिपॉजिट का अमाउंट, फिर विड्रॉ का अमाउंट, और फिर बैलेंस, या बैलेंस कितना बच जाएगा, डिपॉजिट कराएंगे फिर विड्रॉ करेंगे तो फिर कितना बैलेंस बच जाता है, फिर डेज की कैलकुलेशन भैया कितने डेज हैं, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेबिट एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेडिट, मतलब अगर बैलेंस जो बचा है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उसके बेसिस पे प्रोडिक्ट करके चलेंगे हम। तो डेट सबसे पहले, पर्टिकुलर्स उसके बाद में, इसके बाद हमारे पास में आ जाएगा डिपॉजिट, डिपॉजिट हो रहा है मतलब बैंक हमें क्रेडिट करता है, और उसी तरीके से विड्रॉ, सॉरी हाँ जी विड्रू, और विड्रू हो रहा है तो बेसिकली बैंक हमें क्या करेगा, डेबिट करेगा, और फिर बैलेंस हम यहाँ पे देख लेंगे कि बैलेंस कितना बचा है, अगर डिपॉजिट ज़्यादा था तो बैलेंस क्रेडिट का बचेगा, अगर विड्रो ज़्यादा था तो बैलेंस डेबिट का हो जाएगा। तो भैया इसके बाद डेज, कितने दिन तक ये पैसा हमारे अकाउंट में रहा, फिर प्रोडक्ट भैया, प्रोडक्ट किया जाएगा डेबिट साइड का, और सॉरी डेबिट बैलेंस का, और प्रोडक्ट किया जाएगा क्रेडिट बैलेंस का। आई थिंक ये बातचीत आपको समझ आती है। सबसे पहले हमने 30 जनवरी को पैसा जमा करवा करके हमने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया, 2 जनवरी को, सॉरी 2 ऑफ जनवरी को हमने पैसा जमा करवाया। तो बैंक एंट्री क्या पास करेगा, बैंक एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक के पास तो कैश आया ना, तो बैंक एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद्स अकाउंट। तो भैया कैश अकाउंट डेबिट करेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे विनोद के अकाउंट में बाय कैश अकाउंट, और भैया बैंक में हमने डिपॉजिट करवाए हैं कितने रुपए, 30,000 लीजिए, 30,000 बैंक में डिपॉजिट हो गए, बैलेंस में आ जाएगा 30,000 क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डिपॉजिट करवाया तो क्रेडिट हो गया, तो भैया 30,000 का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो होपफुली ये बात समझ आती है। फिर इसके बाद देखना, उसके बाद डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉ हो रहा है, उसको देख करके चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो फिर भैया 2 ऑफ जैन के बाद में 15 जनवरी को ही 12,000 रुपए और डिपॉजिट करवाए जाते हैं, और फिर 15 फरवरी को, 15 जनवरी के बाद सीधा डिपॉजिट तो 12 मार्च को हो रहा है, और भैया विड्रॉ में बात करें तो 15 फरवरी को विड्रॉ हो रहा है। तो विड्रॉ जो है वो कंसीडर किया जाएगा बाद में, लेकिन पहले उससे पहले एक और डिपॉजिट हो रहा है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं 15 जनवरी को। तो आइएगा भैया 15 जनवरी को वापस से डिपॉजिट करवाया गया, तो भैया 15 जनवरी को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और भैया बाय कैश कितने रुपए डिपॉजिट करवाए गए हमारे द्वारा, 12,000 रुपए और डिपॉजिट करवा दिए गए। बैलेंस अब बढ़ जाएगा, 42,000 हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। मतलब पहले क्या था कि अगर बात करें तो भैया पहले 30,000 था, फिर हमने 12,000 रुपए और जमा करवाए, जैसे ही 12,000 रुपए और जमा करवाए बैलेंस बढ़ करके कितना हो गया, 42,000 का बैलेंस हो जाता है इस सिनेरियो के अंदर। तो होपफुली बात आपको समझ आ जाती है, डन है जी, हाँ जी। चलिए जी, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद भैया अगला 15 फरवरी को हमने विड्रॉ किया, और 26,000 का विड्रॉ हुआ 15 फरवरी को। चलिए फिर 15 फरवरी की बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे जो विड्रॉ किया गया उसकी बातचीत हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। भैया 15 ऑफ फेब
को विड्रॉ किया गया तो भी आप बाय कैश नहीं होगा, टू कैश होगा, क्योंकि पैसे निकाल लिए गए हैं। विड्रॉ के कॉलम में 26,000 आप शो करोगे। अब विड्रॉ हुआ तो भैया 42,000 का क्रेडिट बैलेंस पड़ा था मेरे पास में। अगर मैंने 26,000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो मेरे पास में कितना बैलेंस अभी बचा होगा भैया? मेरे पास में 42 में से 26 माइनस हो जाएंगे तो 16,000 का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस बचा है विनोद के हिसाब से सोचा जाए तो। बैंक के लिए ये क्या हो गया? बेसिकली लाइबिलिटी हो गया 16,000 रुपए की। फिर इसके बाद अगर बात करें अगले ट्रांजेक्शन पे, तो भैया अगला ट्रांजेक्शन जो हमें दिया है वो फिर 12 मार्च है और यहाँ पे 10 अप्रैल, तो 12 मार्च को कंसीडर करेंगे। 8,000 रुपए क्या हुए हैं? डिपॉजिट हुए हैं 12 मार्च को। तो आइए भैया 8,000 डिपॉजिट करवा लेते हैं यहाँ पे 12 ऑफ मार्च को भैया बाय कैश, सॉरी 2 नहीं, बाय कैश आ जाएगा यहाँ पे। बाय कैश भैया 12 ऑफ मार्च को डिपॉजिट करवाया गया 8,000 एंड नाउ बैलेंस विल बी 24,000। अब बैलेंस कितना हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस 24,000 हो जाएगा बढ़ करके इस सिनेरियो के अंदर 12 मार्च के बाद। आइए अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ट्रांजेक्शन बहुत ही आसान है, रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस फिर डेज की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो और प्रोडक्ट के थ्रू इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो कंसीडर करना है हमें भैया। फिर इसके बाद अगर देखेंगे 12 ऑफ मार्च के बाद डिपॉजिट तो 10 मई को हुआ है, लेकिन विड्रॉ हो गया 10 अप्रैल को भैया। 30,000 रुपए का विड्रॉ कर लिया गया 10 अप्रैल को, इसको रिकॉर्ड करेंगे। और आइए भैया इसको रिकॉर्ड करते वक्त आप यहाँ पे लिखोगे 10 ऑफ अप्रैल को भैया 2 कैश विड्रॉ कर लिया गया कैश। और भैया इस बार कैश जो विड्रॉ किया गया वो कितना कैश विड्रॉ हुआ? 30,000 रुपए का। तो बैलेंस बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6,000 का। और भैया इस बार अरे 6,000 कैसे बच गया? 24 में से भैया 24,000 पड़े थे हमारे अकाउंट में, 30,000 विड्रॉ कर लिए तो मतलब 6,000 नेगेटिव चला गया। और नेगेटिव चला गया मतलब वो कौन सा बैलेंस हो गया आपकी बार? डेबिट बैलेंस। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि भैया अभी तक जो बैलेंस था वो मेरे लिए पॉजिटिव चल रहा था, विनोद के लिए पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन भी अब मैंने विड्रॉ ज्यादा कर लिया तो वो बैलेंस क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अगर आप देख सकते हो तो 6,000 का क्या कौन सा बैलेंस आ चुका है? नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे कंसिडर किया जा चुका है। तो भैया नेगेटिव बैलेंस कब होगा? जब विड्रॉल ज्यादा होगा कंपैरिजन टू बैलेंस, या विड्रॉ ज्यादा होगा कंपैरिजन टू द डिपॉजिट। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर, इन दैट सिचुएशन हमारे लिए क्या हो जाएगा? बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चला जाएगा। चलिए इसके बाद देखना भैया, इसके बाद सिंपली हमारे पास में ट्रांजेक्शन आता है। फिर इसके बाद डिपॉजिट किया गया 10 ऑफ मई को 16,000 और डिपॉजिट किया हमने, और फिर विड्रॉ किया 15 जून को 14,000 रुपए। तो भैया 10 ऑफ मई को पहले कर लेते हैं और फिर विड्रॉ करेंगे। आइए 10 ऑफ मई को पहले भैया डिपॉजिट कर लेते हैं बाय कैश। 10 ऑफ मई बाय कैश अकाउंट, और भैया डिपॉजिट करवाए गए 16,000। भैया 6,000 का नेगेटिव बैलेंस था, 16,000 रुपए जमा करवाए तो 6,000 तो बैंक पहले क्या करेगा? अपना जो नेगेटिव बैलेंस था वो एडजस्ट करेगा। फिर 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा। तो पॉजिटिव इन द सेंस क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक। ठीक है, बैंक में कौन सा बैलेंस हो जाएगा? पॉजिटिव बैलेंस का मतलब वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो होपफुली बातचीत समझ आती है। डन है जी, चलिए आगे देखिएगा। वे इसके बाद जो है हमारे पास में ये दे रखा है कि 15 जून को विड्रॉ किया गया एक और 14,000। तो भैया उस 14,000 को शो कर दिया जाएगा जो 15 जून को विड्रॉ किया गया है। तो भैया ये लीजिए 15 जून टू कैश अकाउंट पे विड्रॉ किए गए 14,000 रुपए। अब बैलेंस वापस से 10,000 ही था, 14,000 विड्रॉ कर लिया तो 4,000 नेगेटिव चला जाएगा, मतलब डेबिट बैलेंस आ जाएगा 4,000 का। तो भैया ये जितने रिकॉर्डिंग्स थी वो हमने कर ली। अब हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट कितना बनता है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हमें ये देखना है कि भैया कब कब हमें ये सारा ट्रांजेक्शन सेटलमेंट करना है भैया? 30 जून को। तो 30 जून को हमें क्या कैलकुलेट करके चलना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलना है। अब भैया ये लीजिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि जो एक और डेटा आए इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब भैया ये देखना है कि इंटरेस्ट रिसीव होगा या फिर इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि भैया दोनों सिनेरियो बन सकते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस नेगेटिव भी गया है, ओवरड्राफ्ट भी हुआ है, और बैलेंस हमारे लिए पॉजिटिव भी रहा है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा भैया, सबसे पहले 2 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच तक हमारे पास में बैलेंस रहा 30,000। तो मतलब 13 दिन 13 ऑफ डेज कितना बैलेंस रहा मेरे पास में? 30,000 का बैलेंस रहा। फिर भैया 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी, मतलब कितने दिन हो गए भैया? 16 डेज ऑफ जनवरी एंड 15 डेज ऑफ फरवरी, 31 डेज मेरे पास में 42 दिन 42,000 का बैलेंस रहा। फिर भैया 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च, ठीक है, फिर मेरे पास में 16,000 का बैलेंस रहा 15 फरवरी से, क्योंकि ये 26 विड्रॉ कर लिए थे तो 16,000 बचे।
तो भैया कितना बचेगा? अगर बात करें यहाँ पे 15th फेब है, कौन सा ईयर है ये भी देख लीजिए भैया, 2016 है। अब कुछ गिवन नहीं है, एक बार देख लेते हैं गिवन है क्या कुछ डेज। हाँ भैया 365 डेज बोला हुआ है, तो 28 डेज कंसीडर करोगे आप फेब्रवरी के अंदर। कितने दिन कंसीडर करेंगे? 28 डेज इन द फेब्रवरी। तो भैया 28 डेज फेब्रवरी में है, तो भैया 15 तारीख से 13 दिन फेब्रवरी के हो गए और 12 दिन मार्च के हो गए। ठीक है, 15 तारीख से अगर काउंट किया जाए तो 13 दिन फेब्रवरी के हो गए और 12 दिन मार्च के, तो टोटल 25 डेज हो गए। ठीक है, होपफुली आपको ये बातचीत समझ आती है। अब इसके बाद भी अगर आगे देखा जाए तो 12 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक हमारे पास में जो है वो 24,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस रहा। 12 मार्च से 10 अप्रैल तक, मतलब कितना टाइम हो जाता है अगर इसको काउंट किया जाए? 12 मार्च से भी अगर दिन देखे जाए मार्च में, तो 19 डेज हो गए मार्च में, प्लस 10 डेज हो गए बेसिकली आपके अप्रैल में, तो 29 डेज तक ये बैलेंस रहा। फिर भी 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ मई तक आपके पास में 6,000 का नेगेटिव डेबिट बैलेंस रहा है। फिर दो ही बार डेबिट बैलेंस रहा है, एक बार लास्ट वाले में और एक बार इसमें। तो भैया अगर इसमें मैं कंसीडर करूं तो कितना आ जाएगा? अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ मई, मतलब 20 डेज ऑफ अप्रैल। अप्रैल के 20 डेज भैया 30 होते हैं, 10 हटा दो 20 बचे, और 10 दिन मई के, तो भैया ये हो गया 30 दिन। और फिर 10 मई से 15 जून तक, या 10 मई से 15 जून तक हमारे पास में फिर क्रेडिट बैलेंस रहा 10,000 का। कितने दिन हो जाते हैं भैया? 21 डेज ऑफ मई एंड 15 डेज ऑफ सॉरी हाँ जून, सॉरी 21 डेज मई के हो गए, मई के हो गए, और 15 दिन जून के हो गए, दैट इज 36 डेज। ठीक है, 21 प्लस 15। फिर इसके बाद में भैया 15 जून से लेकर के 30 जून तक, जब डिसाइडिंग पीरियड था, क्लोजिंग था, जब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था हमारा 6 मंथ्स का, वो था भैया उस दिन 15 दिन हो गए हमारे, ये 15 दिन तक डेबिट बैलेंस रहा। इसी के बेसिक्स पे प्रोडक्ट निकाला जाएगा। जो डेबिट का प्रोडक्ट है उसको डेबिट के प्रोडक्ट में लिख दोगे, और जो क्रेडिट का प्रोडक्ट है भैया उसको क्रेडिट के प्रोडक्ट में शो कर दोगे। अब प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो भैया सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो 13 डेज क्रेडिट, क्रेडिट जहां पे क्रेडिट लिखा हुआ है वहां पे क्रेडिट का प्रोडक्ट है, जहां पे डेबिट लिखा है भैया वो डेबिट का प्रोडक्ट है। 30,000 इंटू 13 भैया ये हो गया 3,90,000 का क्रेडिट प्रोडक्ट। उसके बाद वापस से क्रेडिट में ही है 42,000 इंटू 31, दैट इज 13,02,000, 13,02,000। ओके डन है जी। फिर इसके बाद 16,000 इंटू 25, तो ये हो गया अभी हमारा 4 लाख रुपए। 16,000 इंटू 25 4 लाख, 4 लाख भैया क्रेडिट में ही है। फिर 24,000 इंटू 29, तो दिस इज योर 24,000 इंटू 29, दिस इज योर 6,96,000, 6,96,000। चलिए फिर डेबिट बैलेंस आ जाता है 6,000 इंटू 30, तो ये डेबिट बैलेंस आ जाता है 1,80,000 का। भैया डेबिट बैलेंस का प्रोडक्ट डेबिट में आएगा और क्रेडिट बैलेंस का प्रोडक्ट क्रेडिट में आएगा। फिर 10,000 इंटू 36, 3,60,000 हमारे लिए आता है ये, और भैया 3,60,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। चलिए डन है। फिर भैया 4,000 इंटू 15, ये आपका 60,000 रुपए का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं भैया प्रोडक्ट के टोटल की, तो प्रोडक्ट का टोटल जो बनता है वो बन जाता है भैया आपका 60 एंड 2,40,000, ये हो गया डेबिट साइड का। और भैया प्रोडक्ट क्रेडिट में करेंगे तो 390 प्लस 13,02,000 प्लस 4 लाख, ओके, प्लस 696, एंड दिस इज योर 788 एंड 3,60,000, दिस इज योर 31,48,000। ये क्या आ जाता है आपका? बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है। भैया डेबिट बैलेंस जो है, डेबिट का प्रोडक्ट है, उस पर इंटरेस्ट अलग निकाला जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर सबसे पहले डेबिट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर क्रेडिट पे कर लेंगे। तो भैया डेबिट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट पे करोगे तो भैया डेज को कंसीडर नहीं करते हैं, वहां पे 1/365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया 2,40,000 है, और डेबिट बैलेंस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा 5% का, और भैया 1/365, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 365, दिस इज 32.87 या 32.88 कर लीजिए इसको। नाउ फिर इसके बाद में क्रेडिट प्रोडक्ट पे बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, और भैया क्रेडिट का जो प्रोडक्ट है वो कुछ 31,48,000 है, और इस पे बैंक इंटरेस्ट जो देने वाला है भैया वो कितने परसेंट? सिर्फ और सिर्फ 2% का इंटरेस्ट देने वाला है। ये लीजिए 1/365। भैया 1/365 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो?
क्योंकि बिकॉज डेज से पहले ही कंसीडर है भैया। डेज कंसीडर इसीलिए नहीं हुए क्योंकि डेज मल्टीप्लाइड है भैया, प्रोडक्ट का इंटरेस्ट निकाल रहे हो, अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं। ये बात ध्यान समझना, इंटरेस्ट जब अमाउंट का निकाला जाता है तब डेज कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जिसमें डेज पहले से ही मल्टीप्लाइड है, इसलिए हम यहाँ पे डेज को दोबारा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं दोस्त। ओके चलिए डन है। फिर ये आ जाता है भैया 31,48,000 इंटू 2% डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 172.49। नाउ द बैलेंस यहाँ पे जो बच जाएगा, बैलेंस यहाँ पे हमारे पास में जो बच जाएगा भैया, वो बैलेंस इंटरेस्ट जितना हमें रिसीव करना है भैया, जितना बैंक को पे करना है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। क्यों भैया? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस पे ज्यादा आ रहा है इंटरेस्ट, 172 रुपीज का आ रहा है, तो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा 172.49 माइनस 32.88, तो भैया ये 139.61 आता है, जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं रुपीज 140 में। तो बैंक हमें 140 का इंटरेस्ट देगा, मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो वो हमारे को रिसीव होना है, रिसीव होना है तो एक तरीके से डिपॉजिट हो गया। और भैया बैंक अगर 140 रुपए डिपॉजिट करेगा मतलब वो क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट, बैंक के लिए, सॉरी बैंक के लिए खर्चा है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो भैया बाय इंटरेस्ट, और बैंक जैसे ही इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली डिपॉजिट साइड में लिखेगा 140 रुपीज, मतलब क्रेडिट हो गया ये। भैया पहले से 4,000 रुपए नेगेटिव पड़े थे, 4,000 रुपए नेगेटिव पड़े थे, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो भैया वो नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा ना। बैंक ने बोला कि 4,000 रुपए हमें आपसे लेने हैं, इट्स जस्ट लाइक दिस कि बैंक को हमसे 4,000 रुपए लेने हैं, बट बैंक अब इंटरेस्ट के तौर पे 140 रुपए हमें देगा, तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से एडजस्ट कर लेगा। फिर आप बैंक बोलेगा हमें आपसे 4,000 नहीं 140 रुपए माइनस कर दो, इतने रुपए लेने हैं, दैट इज 3860 रुपीज बैंक हमसे लेके चलेगा, ये डेबिट हो गया। नाउ भी आप जो है 30 जून को ही यहाँ पे जो है बेसिकली बैलेंस लिख सकते हो, बाय बैलेंस CD कितना बचेगा 3860। भैया डेबिट साइड में सॉरी डिपॉजिट में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज विड्रॉ का अमाउंट ज़्यादा था, तो बैलेंस करने के लिए डिपॉजिट साइड में इसको लिखा गया कि अगर हम 3,860 रुपए और डिपॉजिट करवा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नील बैलेंस आ जाएगा लास्ट डे पे, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा है। तो टोटल हो जाएगा भैया 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 ओके प्लस 16,000 and plus 140 plus 3860 that is your 70,000। भैया 70,000 रुपए का ये हो जाता है यहाँ पे अमाउंट, दोनों साइड मैच। चलिए जी, होपफुली जो बातचीत करी हमने यहाँ पे बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और क्या कैलकुलेशन होगी वो सारी आपको समझ आती है। मैं यहाँ पे अगर बैलेंस होता ओपनिंग में तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड को कंसीडर नहीं किया क्योंकि मैंने अकाउंट ओपन ही किया था, अगर बैलेंस होता तो सेकंड को भी कंसीडर किया जाता, फिर यहाँ पे 13 की जगह 14 डेज हो जाते, 2 से 15 तक फिर 14 डेज होते, क्योंकि सेकंड ऑफ जनवरी को भी कंसीडर किया जाता उस केस में अगर बैलेंस होता। वो तो अकाउंट ओपनिंग डेट है इसलिए पहली डेट को, पहले तारीख को कंसीडर नहीं किया गया। तो होपफुली जो बातचीत हमने यहाँ पे करी या फिर जो टॉपिक हमने पढ़ा या जो चीजें हमने समझी वो आपको समझ आती है, इसी के बेसिस पे आपको क्या करके चलना है, अब आगे काम करके चलना है। चलिए जी, ये टॉपिक ये चैप्टर हमारे लिए ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा अगर लगता है मेरे को तो बीच बीच में हम जरूर मिलते रहेंगे और वो कंसिडरेशन करते रहेंगे। आरटीपीज वगैरह एमटीपीज वगैरह के जो चीजें होंगी उनको भी हम कंसिडर करते रहेंगे, तो होपफुली ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे आप, ठीक है। अब इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख लेना, 5 मार्क्स 5 to 10 मार्क्स मैक्सिमम, रेडिंग इंटरेस्ट वगैरह आ जाए तो 10 मार्क्स हो सकता है, बाकी 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन आना है। चलिए जी, तो इस टॉपिक को खत्म करने के बाद में मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। नमस्कार सभी को, चलिए।